अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि आप फाइन होंगे। अच्छा, जो लास्ट क्लास थी हमने कल जो क्लास की थी उसमें हमने बैड एंड डाउटफुल डेट्स किए थे। तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए मैंने आपको कहा था, कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि आपने वो रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो आपने कर लेने। दो क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये जो बैड एंड डाउटफुल डेट्स के एमसीक्यूज हैं ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेपर होगा उसमें 70% जो है वो आपके एमसीक्यूज होने हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हम पहले तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें जो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर वन इज लुक एट द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। आपने सबसे पहले ना क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है। कहता व्हाट इज द चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2000 एंड सॉरी 1998 फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसने चीज मांगी है, उसने कहा है कि चार्ज का मतलब ये होता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट में कितने बैड एंड डाउटफुल डेट्स को इंक्लूड करना है, ठीक है, एक्सपेंस में ट्रीट करना है। उसने दोनों चीजें यहाँ पर पूछी हुई हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट्स हैं। तो अब देखें, आप जब क्वेश्चन रीड करते हैं तो अब हमें जो आइडिया है, हमें पता है कि हम क्या क्या चीजें करते हैं। जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट होती है वो हमारे पास होते हैं कि एक तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें देखें, उसमें हम ये करते हैं, एक तो हम बैड डेट्स उसमें ट्रीट करते हैं एक्सपेंसेस में, ठीक है। ये आपसे रिलेटेड है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस से रिलेटेड कि हम एक्सपेंसेस में कितनी अमाउंट चार्ज करेंगे। दूसरे नंबर पर इंक्रीज इन प्रोविजन ट्रीट करते हैं, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसको हम शामिल करते हैं, दो चीजें, ठीक है। अब देखें, हमारे पास उसने कहा अगर फिगर पढ़ें तो कहता है द फिगर शोज अ कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फर्स्ट जुलाई 1997 एंड 30th जून 1998, ठीक है। ये साल का स्टार्ट है 1 जुलाई 1997 अकाउंटिंग पीरियड का, और साल का एंड नेक्स्ट ईयर में जो है कैलेंडर ईयर में 30th जून 1998 को हो रहा है। उसने कहा है कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास एक्स है, वाई है और जी है, तीन दिए गए हैं। साल के स्टार्ट में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स उसने कहा है कि आपके पास जो थे वो 750 थे, और एंड पे वो नील हो गए, मतलब नहीं रहे। हो सकता है उनसे पेमेंट रिसीव कर ली हो या वो बैड डेट्स हो गए, दोनों चांसेस हैं। उसके बाद सेकंड है वाई। साल के स्टार्ट में वाई ने आपको जो पेमेंट करनी थी, यानी कि आपने उनसे रिसीव करने थे ट्रेड रिसीवेबल 1000, और एट द एंड 2000 इंक्रीज हो गए। और जो ट्रेड रिसीवेबल जी है वो साल के स्टार्ट में हमने उससे कोई अमाउंट नहीं लेनी थी, एंड पे हमने 1500 अमाउंट रिसीव करनी है उससे। ये ट्रेड रिसीवेबल टोटल उसने दे दिए हैं दोनों साइड के। और उसके बाद उसने जनरल प्रोविजन भी दे दी है, ठीक है। टोटल प्रोविजन उसने दे दिया हमें, टोटल प्रोविजन। अब देखें, टोटल प्रोविजन में जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है 10,700, दिस इज न्यू प्रोविजन, दिस इज न्यू प्रोविजन। और जो हमारे पास स्टार्ट पे है दैट इज ओल्ड प्रोविजन। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैलकुलेट करें कि हमारे पास जो प्रोविजन है उसमें इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। तो हमारे पास वैल्यू है 10,000 और 700 की, उसमें से हम माइनस कर लेते हैं ओल्ड प्रोविजन 5900 की, तो आपके पास 4800 का इंक्रीज आ गया। तो ये वाला इंक्रीज हम यहाँ पर, एक तो ये भी एक्सपेंस में जाएगा, इंक्रीज इन प्रोविजन 4800 प्लस। उसके बाद उसने कहा है ड्यूरिंग द पीरियड एक्स वाज ठीक है, एक्स वॉज मेड बैंकरप्ट, ठीक है। जो एक्स है वो बैंकरप्ट हो गया, एंड द फाइनल पेमेंट ऑफ 50 वॉज रिसीव्ड। आपने सिर्फ उससे $50 रिसीव किए हैं।
आप स्टार्ट में देखें तो एक्स के साल के स्टार्ट में 750 रिसीव करने थे, आपने उससे सिर्फ कितने रिसीव किए हैं 50, तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगी उसने कहा है दैट वुड बी द बैड डेट। ठीक है, 750 हमने रिसीव करना था, 50 हमने रिसीव किया, तो रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास 700 की। ठीक है, ये बैड डेट है। तो बैड डेट्स अब हमारे पास टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज या टोटल एक्सपेंस, वो हमारे पास कितना आ गया, टोटल चार्ज बिकम्स 48,000 प्लस 4800 प्लस 700 इज इक्वल टू 5500। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब इसमें देखें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन बनती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसकी रिक्वायरमेंट पहले देखें। उसने कहा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट ऑन द ईयर एंड बैलेंस शीट। ठीक है, उसने कहा कि आपके पास जो एडजस्टमेंट होगी उसका क्या इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। एक तो उसने कहा नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, नेट, दूसरा उसने कहा नेट रिसीवेबल्स। ठीक है, जो नेट रिसीवेबल्स होते हैं वो एट द एंड जो न्यू प्रोविजन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड नेट रिसीवेबल्स। ठीक है, अब हमारे पास उसने डाटा जो दिया हुआ है ना, उसने देखें, उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी एंड डी। कहीं पे प्रॉफिट को वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक तो अमाउंट दे दी है, दूसरी तरफ भी अमाउंट है। ठीक है, उसने कहा है कि आपके पास अ कंपनी इंक्रीजेज इट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैड डेट्स बाय 1600 फ्रॉम 3000। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोविजंस थी ना वो कितनी थी, 3000 थी, 3000 में उसने 1600 और ऐड किया है, तो टोटल आपकी जो प्रोविजन बन गई है वो कितनी प्रोविजन बन गई है, 4600 की। दिस इज द न्यू प्रोविजन, दिस इज न्यू प्रोविजन। ठीक है, आपने स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है। इंक्रीज है कितने का, 1600 का। ओल्ड प्रोविजन कितनी थी, 300 फ्रॉम, उसने लिखा है कि आपने यहाँ से इसमें ये वाली अमाउंट ऐड कर दी है, टोटल आपकी न्यू प्रोविजन आ गई। अब जो न्यू प्रोविजन होती है ये क्या होती है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमने ट्रीटमेंट पढ़ी थी कि ये क्या होगी, जो जितने भी ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उनमें से न्यू प्रोविजन 4600 की माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो जब माइनस होगी तो डेफिनेटली आपके जो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास ये जो चेंज आ रही है ये उसने कहा प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, तो जब प्रोविजन इंक्रीज होगी तो इंक्रीज इन प्रोविजन को हम कहते हैं वो आपका एक्सपेंस। इंक्रीज इन प्रोविजन जो है दैट इज अमाउंट ऑफ 1600। ठीक है, आपकी इंक्रीज इन प्रोविजन को हम क्या करते हैं, इसको हम चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में हम एज एन एक्सपेंस इसे ट्रीट कर लेते हैं। तो जब हम एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट आपके क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट आपके डिक्रीज हो जाते हैं। तो जितनी अमाउंट से एक्सपेंस इंक्रीज होता है उतनी से प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा 1600 से। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर देखें, ऑप्शन ए में उसने लिखा है कि डिक्रीज बाय 1600। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए में जो नेट रिसीवेबल्स हैं उसमें लिखा है जो नेट रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, वो डिक्रीज हो रहे हैं 1600 से। ऐसा नहीं है, नेट रिसीवेबल्स डिक्रीज होंगे 4600 से और आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा 1600 से, जितने से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है दूसरी ऑप्शन जो है उसमें उसने कहा कि प्रॉफिट डिक्रीज होगा आपका कितने से, 1600 से, बिकॉज हम इतनी इंक्रीज को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। और बी में उसने कहा है कि डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल बाय 4600। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसमें देखें आप अपने अपने क्वेश्चंस जो हैं साथ साथ वेरीफाई करते जाएं जो आपने सॉल्यूशंस किए हैं। जहां पर आपको नहीं समझ आएगी वो फिर मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको समझा दूंगा दोबारा से। ठीक है,
उसके बाद आप देखें नेक्स्ट में, अगर आप जाते हैं नेक्स्ट को आप चेक करें तो उसमें उसने कहा है कि आपके पास ना थर्ड में उसमें आपकी रिक्वायरमेंट देखें, कहता है व्हाट विल बी द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द ईयर एंड। ठीक है, आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी होगी ईयर एंड पे। उसने कहा है कि अ कंपनीज ईयर एंड सेल्स लेजर जो होता है ना, ये आपको शो करता है कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं। एक उसने कहा हुआ डेबिट बैलेंस है, एक उसने कहा क्रेडिट बैलेंस है। आपने सिर्फ डेबिट बैलेंस को कंसीडर करना है कि ये आपके एसेट्स हैं, आपने इनसे पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, जो क्रेडिट बैलेंस है ये शो करता है कि आपने इनसे क्या किया है कि एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव की हुई है। क्या किया आपने, यू हैव रिसीव्ड एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम दीज, एक्स्ट्रा अमाउंट और एक्स्ट्रा पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। आपने कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर ली है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी लाइबिलिटी है, दिस इज योर लाइबिलिटी। ठीक हो गया, तो आपने सिर्फ एसेट्स को कंसीडर करना है, डेबिट बैलेंस को। उसने कहा है कि व्हेन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ। कहता है जब आप एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे थे, फाइनल कर रहे थे, उस टाइम इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया कि टू राइट ऑफ द बैड डेट्स ऑफ 200। उस टाइम आपने डिसीजन लिया है कि बैड डेट्स को राइट ऑफ करें। इसका मतलब है कि आपने उससे पहले उनको माइनस नहीं किया हुआ, अकाउंट्स आपके जो लेजर्स हैं वो बन चुके हैं, टी अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद जब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने लगे तो उस टाइम आपने कहा कि 200 के बैड डेट्स हैं, इनको भी माइनस कर दो, ये भी निकाल दो, ये भी रिसीवेबल्स नहीं है। ठीक है, एंड टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 2.5%। तो आपने क्या किया है, आपने प्रोविजन रखनी है कितनी, 2.5% पे। आपने प्रोविजन बतानी है एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है। इसका मतलब है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैलकुलेट द न्यू प्रोविजन। ठीक है, न्यू प्रोविजन जब कैलकुलेट करते हैं, कल मैंने बताया था कि आपके पास आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस गिवन होता है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स में से आपने बैड डेट्स माइनस कर देने। कौन से बैड डेट्स माइनस करने हैं, जो अभी माइनस नहीं हुए। बैड डेट्स टू बी एडजस्टेड, ये आपने माइनस कर देने। तो अभी तक ये वाले जो बैड डेट हैं 200 के, ये माइनस नहीं हुए, इसलिए आप इसे माइनस करेंगे। रिमेनिंग पे आप परसेंटेज लगाएंगे, प्रोविजन परसेंटेज लगाएंगे, प्रोविजन परसेंटेज। ठीक है, अब देखें आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास हैं वो हैं 14,240 डेबिट बैलेंस है, और उसमें से बैड डेट्स हमने माइनस करने। बैड डेट्स इसलिए माइनस कर रहे हैं कि ये सारे के सारे हमारे बैड डेट्स हो गए, दे आर नॉट एनी मोर योर रिसीवेबल्स। ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 2.5% से। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोविजन निकलेगी वो कैलकुलेट करें जरा कितनी आती है। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन होगी इसके लिए। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वो कहता है कि रिक्वायरमेंट कहता है कि व्हाट इज द नेट अमाउंट चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट फॉर द बैड एंड मींस प्लस डाउटफुल डेट्स, दोनों के लिए आपने बतानी है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब इसकी कैलकुलेशंस में देखें कि हम इसको समझें। आपके पास में जो डाटा गिवन है, एक तो हमारे पास इंक्रीज इन प्रोविजन जाती है। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविजन है वो जाएगी, और उसके बाद आपके पास बैड डेट्स होंगे वो आपके पास जाएंगे। ठीक हो गया, अब देखें इसके अलावा जो चीजें होती हैं वो हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन रीड करके, अगर कोई है तो। कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कंपनी एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बिगिनिंग पे आपकी प्रोविजन थी 1000 की। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर रिक्वायर्ड, एट द एंड ऑफ रिक्वायर्ड प्रोविजन इज 2500। रिक्वायर्ड प्रोविजन कितनी है, 2500। ठीक है, अब देखें
न्यू प्रोविजन आपकी है, उसने कहा न्यू प्रोविजन आपने रखनी है 2500 और ओल्ड प्रोविजन है दैट इज 1000। तो डिफरेंस कितना आ गया 1500 का, ये 1500 का इंक्रीज हो गया। पहली तो ये चीज आपके पास जाएगी वहां पर। दूसरे नंबर पर उसने कहा है ड्यूरिंग द ईयर डेट ऑफ 1500 और रिटर्न ऑफ। उसने कहा है कि आपके डेट थे 1500 के, उसको आपने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। दीज आर द बैड डेट्स। इसका मतलब है ये भी इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे एज एन एक्सपेंस। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि एंड $100 इज charged in respect of the return debt written off many years ago। अच्छा, इसने ये जो अमाउंट है ना वो रिसीव कर लिए, ये क्या हो गया, रिसीव हो गई है। तो ये जो आपने बैड डेट रिसीव कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, इसकी एक ट्रीटमेंट तो ये है कि आप इसको अदर इनकम में ट्रीट कर लें। ठीक है, क्या कर लें, अदर इनकम में। दूसरा यह है कि आप यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। हमारे पास 1500 की प्रोविजन इंक्रीज हुई है, 1500 के बैड डेट्स हुए हैं, और आपके पास जो यहाँ पर अमाउंट रिसीव की है बैड डेट्स रिकवर्ड, वो उसमें से माइनस कर दें। बैड डेट्स रिकवर्ड ये आपकी इनकम हो जाएगी, अदर इनकम। तो आपके पास 100 ये माइनस हो गया, तो आपके पास टोटल कितना बच गया 2900। ये आपका पे क्या है, नेट एक्सपेंस चार्ज और नेट अमाउंट चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये नेट है। क्लियर है यहाँ तक, 2900 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आगे ना, द राइटिंग ऑफ द बैड डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें ये पहले हमने नहीं पढ़े ठीक है, साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में मैं दोबारा भी करवा दूंगा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। राइटिंग ऑफ का मतलब होता है कि आपने अपनी बुक्स में से अगर कोई बैड डेट हो गए हैं तो उनको निकाल दें। ठीक है, अब क्यों निकालना है, प्रूडेंस। अब हमारे पास में देखें, ये कॉन्सेप्ट है कि इसको कहते हैं, जो हमारे पास जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें इसको अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपने बैड डेट्स हो गए, एक बंदे ने कहा जी मैंने पेमेंट नहीं करनी है, वो बैंक करप्ट हो गया, तो आप उसे बुक्स में से निकाल दें। ठीक है, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस जो होगा वो जो फोर्सिएबल फ्यूचर है उसमें चलता रहेगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज 5 गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि बिजनेस जो है वो फोर्सिबल फ्यूचर में चलता रहेगा। बिजनेस विल कंटिन्यू इन फोर्सिएबल फ्यूचर। फोर्सिएबल फ्यूचर का मतलब ये है कि आपको 2 4 साल 5 साल 10 साल जो भी है, ठीक है, जिसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि ये बिजनेस बंद नहीं होगा, उसमें कोई मतलब ऐसा मसला नहीं होगा कि बिजनेस जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो जाए। ठीक है, दैट इज नोन एज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है उसके बाद जो कॉन्सेप्ट बी है वो आपको कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें भी देखें, जो हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें जो हम मेन कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड मस्ट बी मैच्ड अगेंस्ट द इनकम ऑफ द सेम पीरियड।
ठीक है। जब हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास जो एक्सपेंसेस है ना, वो इस साल के एक्सपेंसेस माइनस कर दें इसी साल की इनकम से। फॉर एग्जांपल आपका ईयर 2018 है, तो 2018 के कौन जो इनकम होगी उसमें से 2018 के ही एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ना ही 2017 के एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ना ही 2019 के नेक्स्ट ईयर के, ठीक है, वो भी नहीं माइनस करेंगे, आपने सिर्फ पर्टिकुलर ईयर के करने हैं। सिमिलरली अगर आप 2019 के अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ इनकम कैलकुलेट करेंगे 2019 की और उसी के एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर देंगे। इसको कहते हैं मैच करना, कि आपने एक्सपेंसेस को इनकम के अगेंस्ट मैच किया है। तो पीरियड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम ईयर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता तो कि 2020 में आप अपने इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2008 जो है 19 की, फॉर एग्जांपल आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसकी इनकम लिखते हैं और 2018 की जाके आप एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करें, ऐसे नहीं होगा, आप एक्सपेंसेस भी उसी साल के माइनस करेंगे, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। फिर आता है थर्ड वन वाला प्रूडेंस। जो सी कॉन्सेप्ट है वो है प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास कोई फ्यूचर में लॉस होगा, आपने क्या करना है, लॉसेस को, एक्सपेक्टेड लॉसेस को, आपके बैड डेट्स कुछ भी होते हैं, आप उनको क्या करेंगे आप उनको कैलकुलेट करेंगे और उसके अगेंस्ट ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आपने लॉसेस को एंटिसिपेट करना है, एंटिसिपेट लॉसेस एंड अकाउंट फॉर, ठीक है, और उसको क्या करें आप, अकाउंट फॉर करें। अब यहाँ देखें, अब इसका मतलब ये है कि जैसे आपको लग रहा है ना कि अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, और आपको ये लग रहा है कि आप वो केस हार जाएंगे, आपको लॉयर कहता है कि जी हमारे पास मोस्टली चांसेस ये हैं कि हम वो केस हार जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जब आपको ये चीज लग रही है कि आपने केस हार जाना है, तो डेफिनेटली आप का फ्यूचर का एक लॉस है जो प्रिडिक्ट हो रहा है कि फ्यूचर में एक लॉस होगा, ठीक है। अब वो जो लॉस होगा उसको आपने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट करके उसके लिए आपने अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कर दी, दैट इज नोन एज अ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपके पास, आपने जब भी देखना है, आपने देखना है इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक रियलिटी मस्ट बी प्रिफर्ड ओवर लीगल रियलिटी, ठीक है। डी है इकोनॉमिक रियलिटी must be preferred our legal reality। इसकी सिंपल मिसाल आप ये देख लें कि देखें, अगर एक बिजनेस है या आप हैं, आप ये करते हैं अपने बिजनेस के लिए ना, बैंक से गाड़ी ले लेते हैं क्रेडिट पे। अब जो गाड़ी आपने क्रेडिट पे ली है वो बैंक के नाम ही है, वो आपके नाम तब ट्रांसफर होगी जब आप उसकी सारी पेमेंट कर लेंगे। लीगली ऑनरशिप किसके पास है, बैंक के पास है। लेकिन उस गाड़ी को यूज कौन कर रहा है, उस गाड़ी को फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हैं, उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज, तो वो गाड़ी को यूज करती हैं, पैसेंजर्स की पिक एंड ड्रॉप करती हैं और उनसे वो रेवेन्यूज जनरेट करती हैं और प्रॉफिट जनरेट करती हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक रियलिटी है। तो जब भी आपने ऐसा करना है, एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो आपने इकोनॉमिक रियलिटी देखनी है कि आपका एसेट इकोनॉमिकली कौन यूज कर रहा है, ठीक है, बेनिफिट कौन ले रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट। लीगली वो जिस मर्जी के नाम हो, ठीक है, तो वो आप कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हमने, अभी तो मैंने आपको गो थ्रू करवा दी है, अभी मैं दोबारा इनको गोइंग, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसका एक चैप्टर है, ये मैं दोबारा भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। उसमें देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कौन सा क्वेश्चन है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें जरा, वो क्या है क्वेश्चन है।
अब उसमें देखें, उसने कहा है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट, कहता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज प्रोविजन दैट हैज बीन मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 31 दिसंबर। डेट इंपॉर्टेंट है और उसने रेट मांगा है, ठीक है। अब देखें डेट, आपने यहाँ ऊपर इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसने कहा है कि आपके पास जब आपने ये परसेंटेज ऑफ प्रोविजन निकालनी है ना, तो आपके पास जो इसका परसेंटेज ऑफ प्रोविजन है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास जो न्यू प्रोविजन होती है, ठीक है, जो भी आपकी प्रोविजन होगी इस डेट को, ठीक है, 31 दिसंबर हमारी क्लोजिंग डेट है, तो हमारे पास जो प्रोविजन होगी न्यू प्रोविजन वो कितनी है, डिवाइडेड बाय आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें उसने कहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपका द टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन 1 जनवरी 2002, स्टार्ट में प्रोविजन कितनी है 700 की। उसने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर 2000, ठीक है। अब आपके रिसीवेबल्स उसने बताया 31 दिसंबर 2002 को, साल के एंड पे। उसके बाद उसने कहा है कि आफ्टर राइटिंग ऑफ $3.30, आपने उसमें से क्या किया है, ये जो रिसीवेबल्स 15,000 गिवन है उसमें से $30 जो बैड डेट्स हैं वो माइनस कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने ये किया है कि कहता है कि आपके पास, कहता है चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स फॉर द ईयर। उसने कहा है कि आपने बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए जो इनकम स्टेटमेंट में जो वैल्यू शामिल की है ना, इंक्लूडिंग द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 30, वो आपकी है कितनी 200। देखें जो हम इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं ना, उसमें हमने आगे भी पढ़ा है कि प्रोविजन भी होती है। उसने कहा बैड डेट्स हैं प्लस डाउटफुल डेट्स दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें शामिल हैं। अब जो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होता है वो होता है इंक्रीज, वो क्या होता है इंक्रीज इन प्रोविजन। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें उसने कहा कि टोटल चार्ज है 200 का, ठीक है, 200 में से 30 बैड डेट्स हैं, तो रिमेनिंग इसका मतलब है 170 आपने चार्ज किया है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन प्रोविजन। ये क्या आपके पास इंक्रीज इन प्रोविजन है, जो इंक्रीज इन प्रोविजन आई है वो आपके पास आ गई 170 की। तो आपके पास ओल्ड प्रोविजन कितनी थी 70 की, 700 की, ठीक है, और आपके पास इंक्रीज आया 170 का, इन दोनों का आप टोटल करेंगे तो आपके पास न्यू प्रोविजन आ जाएगी, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे आपने ट्रेड रिसीवेबल्स से, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने 15,000 के, मल्टीप्लाई बाय 100 इसको कर देंगे तो आपके पास ये कैलकुलेशंस आ जाएंगी, ठीक है, हो गया। तो आपकी ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपने क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, ठीक है, कि उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने ये क्वेश्चन दोबारा करने, खुद करने और इनके आंसर्स मैच करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें उसने कहा है कि रिक्वायरमेंट देखें, उसने कहा है व्हाट वाज द टोटल बैड प्लस डाउटफुल डेट एक्सपेंस, ठीक है। आपका बैड डेट एक्सपेंस कितना है टोटल, वो आपने निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2003। 30th अप्रैल 2003 को टोटल आपका बैड डेट और डाउटफुल डेट का एक्सपेंस कितना था जो आपने इनकम स्टेटमेंट में चार्ज किया। उसमें देखें क्वेश्चन ऊपर से रीड करते हैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसने कहा द ट्रायल बैलेंस एट 30th अप्रैल 2003 बिफोर मेकिंग बिफोर मेकिंग एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट। आपने ये चीज गौर से पढ़नी है। उसने कहा एडजस्टमेंट करने से पहले है, आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं की हुई। आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 17,800 के, आपके प्रोविजन है 580 की। ये जो प्रोविजन गिवन है ये फिर आपके पास होगी न्यू। उसने कहा एट 30th अप्रैल 2003 इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ बैड डेट ऑफ 800। कितने के बैड डेट्स आपने राइट ऑफ करने 800 के। इसका मतलब है कि जो आपके नेट रिसीवेबल्स 17,800 है उसमें से ये आपके बैड डेट्स माइनस हो जाएंगे,
तो रिमेनिंग आपके ट्रेड रिसीवेबल्स रह जाएंगे जिन पे आपने प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। अगर लिखा होता है ना कि बैड डेट्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके थे, बैड डेट्स ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, तो फिर हम 800 उसमें से माइनस ना करते। ठीक है, ये जो वैल्यू है एडजस्टमेंट से पहले 17,800, इसमें से हमने 800 के जो बैड डेट्स हैं जो डिसाइड हुए कि ये बैड डेट्स हो गए, उनको भी माइनस कर देना है कि बिकॉज दे आर नॉट एनी मोर रिसीवेबल्स। ठीक है, एंड प्लस उसने कहा टू मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करनी है ऑफ 2% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल की प्रोविजन आपने कितनी करनी है, 2%। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें सबसे पहले तो आपके पास बैड डेट्स आ गए कि आपके बैड डेट्स कितने, बैड डेट्स आपको क्वेश्चन में दे दिए उसने उसने कहा वो आ गए आपके 800, वो एज इट इज लिख लें। फिर आपने इंक्रीज इन प्रोविजन देख लेना है कि आपकी इंक्रीज इन प्रोविजन हुई है कोई कि नहीं हुई। अगर डिक्रीज हो गया तो वो नेगेटिव, वो आप अदर इनकम में ट्रीट कर लेंगे। उसके बाद उसने कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर an amount of 200 was received from a customer relating to the bad debt that was written off in the year ended 30th April 2002। ये पिछला साल जो था ना 2002, उसमें आपने बैड डेट कर दिए थे, वो रिसीव हो गए। तो जो आपके पास बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं उनको आप क्या करते हैं, यहाँ पर बैड डेट्स रिकवर्ड को माइनस कर लेते हैं, ये आपके पास अदर इनकम हो जाती है। बैड डेट्स रिकवर्ड कितने, 200 के, ये आपने क्या कर देने, माइनस कर देने। आपके पास इंक्रीज इन प्रोविजन चेक कर लेते हैं। देखें न्यू प्रोविजन कितनी है, उसमें देखें आपके 17,800 के रिसीवेबल्स थे जिसमें से 800 बैड डेट हो गए, रिमेनिंग 17,000 के रिसीवेबल रह गए, उनमें से आपके 2% डाउटफुल हैं, उनमें से क्या है 2% डाउटफुल है, ये आपकी न्यू प्रोविजन आ जाएगी। माइनस इसमें से ओल्ड प्रोविजन देखें, ओल्ड प्रोविजन इज गिवन इन द क्वेश्चन, वो कहते हैं 580 की, तो वो यहाँ पर आप वैल्यू लिख लेंगे और आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी नेट के, आपने ये उसने रिक्वायर किया है कि आप कितना बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन करना है। बाकी जो क्वेश्चन है दोबारा इसको समझ के कर लेंगे, जहां प्रॉब्लम हुई वो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उसमें कहा है उसने कि व्हाट इज द एंट्री इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, आप इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए एंट्री करते हैं या तो इंक्रीज के लिए या आप करते हैं डिक्रीज के लिए, डिक्रीज इन प्रोविजन और इंक्रीज इन प्रोविजन। अब देखें तो यहाँ पर क्या होता है, कहता है एट द बिगिनिंग, स्टार्ट पे है ऑफ द ईयर आप बिजनेस एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रोविजन का 2600 का। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर 5% इज टू बी 5% इज टू बी, और ठीक है उसने कहा एट द एंड ऑफ द ईयर प्रोविजन इज टू बी 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन एंड पे कितनी होनी है 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। उसने कहा द बैलेंस ऑन द ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पे जो बैलेंस है आपका कंट्रोल अकाउंट पे एट द एंड ऑफ द ईयर वो है आपका 69,200 का। कहता है बिफोर राइटिंग ऑफ द बैड डेट्स ऑफ 480, 480 के आप बैड डेट्स उसमें से माइनस नहीं किए। द बिजनेस ऑपरेट्स अ सेपरेट बैड डेट्स अकाउंट, आपने जब प्रोविजन निकालनी है तो आपने क्या करना है, न्यू और ओल्ड का डिफरेंस ले लेना है। इंक्रीज इन प्रोविजन देखना आपने कि आपकी प्रोविजन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वो आप देखेंगे। यू विल कैलकुलेट द न्यू प्रोविजन, ठीक है, और उसमें से आपने ओल्ड प्रोविजन माइनस कर लेनी है, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओल्ड प्रोविजन कितनी 2600। ठीक है, न्यू प्रोविजन आपने कैलकुलेट करनी है, न्यू प्रोविजन आपने जो ऐड करनी है ना वो देखें आपकी कितनी है, न्यू प्रोविजन आपके पास कितनी है वो देखें। उसमें आपके ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 69,200 के, इसमें से बैड डेट्स आपने माइनस कर देने क्योंकि इसमें अभी बैड डेट्स माइनस नहीं हुए। बैड डेट्स कितने आपके 480, ये माइनस करेंगे और रिमेनिंग को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी न्यू प्रोविजन की और डिफरेंस आप निकाल लेंगे।
ये आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है, इज दैट क्लियर? उसके बाद देखें, अब अगर तो इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज को आप कैसे ट्रीट करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, और डिक्रीज को, इंक्रीज जो होता है वो आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस में चार्ज होता है, और डिक्रीज जो होता है ये आपकी अदर इनकम होती है। ये क्या होती है? अदर इनकम। और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। ठीक है, अगर तो इंक्रीज है तो डेबिट बैलेंस होगा, अगर अदर इनकम है तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, जहां पर समझ ना आई वो मुझे बता देना आपने। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उसमें देखें कहता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड बिजनेस हैज द फॉलोइंग टेबल बैलेंसेस। ठीक है, बैलेंसेस दिए हुए हैं। उसने कहा है कि व्हाट शुड द बिजनेस डू इफ इट विश टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। कहता है कि वो प्रोविजन जो डाउटफुल डेट्स की है वो मेंटेन कर रहा है, 5% करना चाहता है रिसीवेबल्स का, तो वो क्या करेगा? एग्जिस्टिंग प्रोविजन को डिक्रीज कर दे, 58 से इंक्रीज कर दे, या 71 से इंक्रीज डिक्रीज कर दे। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? इसमें भी आपने कैलकुलेशंस करनी है प्रोविजन की। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज की। ये क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देखें आपके पास उसने कहा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड द बिजनेस हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस टोटल आपके पास हैं 10,620, और बैड डेट्स नॉट येट रिटर्न ऑफ, अभी इसमें से माइनस नहीं हुए ट्रेड रिसीवेबल में से, इसको माइनस करना है। प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड, ये आपकी ओल्ड प्रोविजन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने न्यू प्रोविजन निकालनी है, उसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस कर लेनी है। आपकी जो ओल्ड प्रोविजन है वो है आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड आई है 460 की, न्यू प्रोविजन कितनी है? वो आपके 10,620 के रिसीवेबल्स हैं, और उसमें से जो बैड डेट्स हुए हैं उनको भी माइनस कर दें, क्योंकि अभी इसमें से माइनस नहीं हुए, वो आपके 260 के, वो माइनस कर दें और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। परसेंटेज कितनी है? 5%। वो उसमें से माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इंक्रीज निकल आएगा या डिक्रीज निकल आएगा। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। उसने कहा कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस। ठीक है, ये बैलेंसेस उसने दे दिए हैं। उसने कहा कि व्हाट इज द डाउटफुल डेट एक्सपेंस, डाउटफुल डेट एक्सपेंस कितना है फॉर द ईयर एंडेड। जो एक्सपेंस होता है वो आपका डाउटफुल डेट एक्सपेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये आपने करना है। उसने कहा कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस 125,400 के उसके पास ना ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 31 दिसंबर 2003 को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003 को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी है? 1800 गिवन है। ठीक है, आपके पास ये 1800 की अमाउंट गिवन है, और ये आपके पास 125,400 ये आपके पास भी क्वेश्चंस गिवन आपके बुक में होंगे। कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग प्रोविजन है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर उसने कहा है कि आपके पास ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003 बैड डेट्स ऑफ 20,500 रिटर्न ऑफ। ये बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हो चुके हैं। इनके बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि ये आपने राइट ऑफ करने हैं, इस टू बी रिटर्न ऑफ नहीं है, एंड पे डिसीजन नहीं हुआ कि इसमें से राइट ऑफ करने। इट मींस दे यू हैव ऑलरेडी डिडक्टेड दीज बैड डेट्स फ्रॉम द अबव बैलेंसेस।
उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट हो चुके हैं, द कंपनी प्रोवाइड्स 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करना है, 5% एट द एंड प्रोवाइड करना है, तो ये आपकी न्यू प्रोविजन आ जाएगी और उसमें से आपने माइनस कर लेनी है ओल्ड प्रोविजन। तो आपके पास जो इंक्रीज आएगा वो एज एन एक्सपेंस आएगा, इंक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन जो है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1800। न्यू प्रोविजन इस केस में 125,400, इसमें से बैड डेट्स माइनस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज क्लियरली रिटन दैट ड्यूरिंग द ईयर यू हैव रिटर्न ऑफ दीज बैलेंसेस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो आपने इसी का परसेंटेज ले लेनी है, वो परसेंटेज कितनी है, 5%, वो आप कंसीडर करेंगे और आप उसमें से इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखें उसने क्या कहा है, कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हाउ मच शुड बी डेबिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। इनकम स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट आपने डेबिट करनी है फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो सिर्फ आप इंक्रीज को ट्रीट करेंगे, ये आपने कैलकुलेट करना है। ये आपने क्या करना है, इंक्रीज इन प्रोविजन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द गिवन डेटा। अच्छा, इसको हम इसमें ना एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा बिजनेस मेक्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 5% ऑफ इट्स ट्रेड रिसीवेबल एट 31 मार्च 2003। नेट रिसीवेबल्स का मतलब है कि इसमें से आपने ऑलरेडी आपकी जो प्रोविजन है वो आपने माइनस की हुई है। न्यू प्रोविजन क्या कर दी थी, माइनस कर दी थी आपने लास्ट ईयर जब इनकी कैलकुलेशन की है। तो आपकी ये कैलकुलेशन कैसे हुई होगी कि आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस था 2003 में, उसमें से आपने क्या किया था, आपने न्यू प्रोविजन माइनस कर दी थी। न्यू प्रोविजन कौन सी माइनस की थी आपने, 2003 की, जो 31 मार्च 2003 को हुई थी। इसका मतलब ये है, अब अगर आप देखें ना यहाँ पर, तो आपके पास ये जो वैल्यू गिवन है ना, कहता है वर शोन इन द बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में ये वैल्यू है। इसका मतलब ये है, आपकी अगर प्रोविजन 5% है, आपके ट्रेड रिसीवेबल 100% हुए, उसमें से आपने 5% माइनस कर दिए, तो बाकी जो वैल्यू बची है वो आपके पास 95% वैल्यू बची है। तो ये वाला जो वैल्यू आपके पास, ये वाली वैल्यू है 17,100, दिस इज इक्वल टू 95%। ठीक है, ये कितने परसेंट है, 95%, क्योंकि उसने नेट का वर्ड यूज किया है। उसमें इसका मतलब ये होता है कि आपने लास्ट ईयर जब न्यू प्रोविजन निकाली वो भी इसमें से माइनस कर ली। उसके बाद उसने कहा कि एट 31 मार्च 2004, अब साल का एंड आ गया, कहता द बैलेंस ऑन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वाज 19,000। कितना बैलेंस था, 19,000। कहता है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 बैड डेट्स ऑफ 800 हैड बीन रिटन ऑफ। इसका मतलब है 19,000 में से आपने बैड डेट्स पहले ही माइनस कर लिए हैं। अब यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, एक तो आपने न्यू प्रोविजन निकालनी है और एक आपने ओल्ड प्रोविजन निकालनी है। ठीक है, न्यू प्रोविजन आपके पास 19,000 के उसने रिसीवेबल्स दिए हैं, बैड डेट्स उसने कहा दे हैड ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ, आपने पहले से ही उनको माइनस कर दिए 800, तो वो आप माइनस नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उस पर 5% आप ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगी न्यू प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन जो है वो आपकी कैलकुलेट करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे, 17,100, जो वैल्यू आपकी यहाँ पर ना, पहले इसे ग्रॉस अप करेंगे तो आप इसे 95% से डिवाइड कर लेंगे, तो फिर मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसका 5% कंसीडर करेंगे, आप प्रोविजन का रेट निकालेंगे तो इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि उसने कहा डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट, इसका मतलब है इंक्रीज इन प्रोविजन होगी, न्यू प्रोविजन विल बी ग्रेटर देन द ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है,
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12। उसने कहा है कि व्हाट वाज द टोटल ऑफ द करंट एसेट्स ऑन 2 अक्टूबर 2005। 2 अक्टूबर को आपके करंट एसेट्स कितने, उनकी वैल्यू क्या थी, ठीक है, टोटल। तो आपने करंट एसेट्स देखने, करंट एसेट्स आपके कितने, ये आपने फाइंड आउट करने। उसने कहा ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को आपके पास क्या है, द मैन्युफैक्चरर्स करंट एसेट्स टोटल 28,000, ठीक है। आपके 30 सितंबर 2005 को टोटल करंट एसेट्स जो हैं वो कितने, वो आपके आ रहे हैं, उसने बता दिया था 28,000 के थे। उसने कहा द नेक्स्ट डे ओनली, द नेक्स्ट डे ओनली 2 ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। नेक्स्ट डे सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन हुई हैं, ठीक है। अब उसमें उसने पहला कहा है कि पहली ट्रांजेक्शन ये हो कि इन्वेंट्री बॉट फॉर कैश, ठीक है। इससे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, इन्वेंट्री आपके पास इंक्रीज हुई है, एक एसेट इंक्रीज हुआ है। कैश के अगेंस्ट कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हुआ है। वन एसेट इज इंक्रीजिंग, द अदर एसेट इज डिक्रीजिंग, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों एसेट्स को आप हाईलाइट कर लेंगे, एक एसेट इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा। उसने कहा था लिस्ट प्राइस ऑफ 2000 was subject to a trade discount of 20%। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने जब इन्वेंट्री परचेज की, ठीक है, तो आपको 2000 की गुड्स 20% डिस्काउंट के साथ मिली। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है वो कितनी वैल्यू की हुई है, देखें ये प्लस हो रही है आपकी इन्वेंट्री, 2000 उसकी वैल्यू है, 20% उसमें से डिस्काउंट है। कितने परसेंट डिस्काउंट है, 20%। इसका मतलब है कि आपने उसकी पेमेंट की है सिर्फ 80%। 80% 2000 का कितना हो जाएगा, 1600। ये आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी। उसके बाद उसने कहा एंड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 500 पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। तो हुआ ये कि आपने क्या किया, पेमेंट भी फौरन ही कर दी, ठीक है। और पेमेंट जब आप फौरन की तो उन्होंने कहा जी 5% हम आपको और डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब है कि जब आपके पास से कैश डिक्रीज हुआ तो कैश कितना डिक्रीज हुआ, आपने पेमेंट करनी थी 16%, उस 1600 ये पेमेंट आपने करनी थी, उसमें से आपने 5% डिस्काउंट ले लिया तो बाकी आपके पास 95% आपने कैश पे कर दी, ठीक है। तो आपके ये 95% आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना आप बैड डेट 400 वाज रिटर्न ऑफ। और जब बैड डेट आपके राइट ऑफ होते हैं तो आपके रिसीवेबल्स जो होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, वो भी कम हो जाते हैं। करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बैड डेट्स की वजह से, वो भी इसमें से आप माइनस कर लेंगे। बैड डेट्स कितने गिवन है, 400। उसके बाद आपके पास बैलेंस आ जाएगा, टोटल आपके पास आ जाएंगे करंट एसेट्स एट 2 अक्टूबर 2005, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आपके पास ना ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं, आप ये सॉल्व करें और मुझसे पूछ लें। जो जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आपको करवा दूं, ठीक है। अभी आप देख लें क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने पहले से सॉल्व कर लिए तो मुझे क्वेश्चन नंबर भेज दें, वो क्वेश्चन नंबर मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है, क्वेश्चन में भेज दें। मुस्कान पीडीएफ मैंने शेयर किया था इसका एमसीक्यूज का, वो आप चेक कर लें दोबारा, वो मैंने शेयर किया हुआ है उसमें गूगल जो क्लासरूम है उसमें। जो किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी पूछ लें, फिर हम जो है एक टॉपिक और स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लेके चलते हैं ताकि आपका वो भी क्लियर हो जाए।
जनरल सलीम, रिव्यू क्वेश्चन 8.4 का सोल्यूशन चलेंगे, मैं शेयर कर दूंगा, ये मैं नोट कर लिया, ये मैं आपको इंशाल्लाह आज रात को शेयर कर दूंगा, गूगल क्लासरूम में ही शेयर कर दूंगा इसको। ठीक है, ये जो अभी बैड डेट्स वाला चैप्टर है, एमसीक्यूज कर रहे हैं, आपको इसी तरह के एमसीक्यूज पेपर में भी आएंगे, आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लें। किस किसने क्वेश्चन किए थे, इसके अटेम्प्ट किए थे ये एमसीक्यूज आप लोगों में से? आई थिंक सो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे चलता हूँ टॉपिक पे। तो ये वाले एमसीक्यू सॉल्व करें, सिमिलर क्वेश्चंस हैं इससे आगे, बल्कि इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप लेके चलें, उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, आप देखें जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ना, वो है अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का। ठीक है, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। अब दो टर्म्स हैं इसमें आपके, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट। जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास इनकम होती है। जब हम एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेंसेस पे हो रहे होते हैं ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि साल का एंड होता है तो हम एडवांस में अगले साल की भी पेमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेंटेड बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि यार बार बार क्या रेंट देना है, अगले 6 महीने का रेंट भी इसी साल दे दो। ठीक है, अगले 6 महीने का रेंट भी अभी दे दें। तो अगर आप अगले साल का भी रेंट दे रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, दैट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, आपने क्या किया, एक्सपेंस फॉर द फॉलोइंग पीरियड और द कमिंग पीरियड। पेड इन एडवांस, आप किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो आपके पास करंट एसेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आपका करंट एसेट है। इसी तरह आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कहते हैं यार इस साल के एक्सपेंस ना अभी डिले कर दो, कैश फ्लोज प्रॉब्लम चल रही है, कैश फ्लोज नहीं है, तो हम अगले साल इसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, वी विल पे दैट इन द फॉलोइंग ईयर। तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज अक्रूड एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड accrued expense. Accrued expense means the expense of this period or accounting period is yet to be paid. अभी तक आपने पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो आप किसी से फॉर एग्जांपल रेंट के हाउस पे रह रहे हैं, तो आपने क्या किया, रेंट जो है वो 2 महीने 3 महीने का भी नहीं दिया, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, दैट विल बिकम योर लाइबिलिटी। तो आप बिजनेस में इसे हम कहते हैं दिस इज योर करंट लाइबिलिटी, दैट इज योर करंट लाइबिलिटी। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, ये एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, आपके प्रीपेड होंगे, या तो आप एडवांस में दे देंगे, या आपके अक्रूड होंगे जो आपने अभी तक पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो इनकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इन्हें
कैसे लेके चलना है। इसमें हमने जो एक्सपेंसेस हैं उनको अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस को हम लेके चलते हैं कि ये जो हमारे पास एडवांस में पेमेंट होगी वो हमारे पास करंट एसेट्स हैं, और जो पेमेंट नहीं होगी वो हमारे पास करंट लायबिलिटी है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करते हैं अकाउंट बना लेते हैं। आपका एक ही आपने अकाउंट सीखना है, यहाँ पर जो मैं आपको बनवा रहा हूँ इसी को आपने लेके चलना है। आपका एक्सपेंसेस का अकाउंट है ना घर, तो आपने एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे, अगर तो आपने पिछले साल एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है, क्या किया था पिछले साल एडवांस पेमेंट कर दी थी, आपने रेंट एडवांस दे दिया था, इंश्योरेंस एडवांस दे दी थी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस एडवांस में दे दिए थे, तो उसमें वो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो आपके एसेट्स होते हैं। और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा दैट वुड बी द डेबिट बैलेंस। व्हेन इट वुड बी द डेबिट बैलेंस, जब आपके पास वो कौन सा बैलेंस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस एट द स्टार्ट, वो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, अगर आपने लास्ट ईयर को बैलेंस पे किया था, पेमेंट नहीं की थी, तो वो आपकी लायबिलिटी है। इस साल के स्टार्ट में तो लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा, क्रेडिट। ये कब क्रेडिट होगा, जब आपके पास ये अक्रूड एक्सपेंस होगा, व्हेन इट वुड बी अक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। यहां तक क्लियर है। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये देखना है कि आपने क्लोजिंग बैलेंसेस जो होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस क्या होते हैं, इसके अपोजिट चल रहे होते हैं। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका, अगर आपने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस पेमेंट कर दिए, दैट इज योर एसेट, दैट इज योर एसेट। और एसेट का बैलेंस अगर आप इस साइड पे आ जाएगा, क्लोजिंग का बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पे टी अकाउंट में। ये कौन सी पेमेंट है, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है फॉर द फॉलोइंग पीरियड, आपने अगले पीरियड के लिए एडवांस पेमेंट कर दी है। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास अक्रूड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपका अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन अक्रूड एक्सपेंसेस का क्रेडिट साइड पे है, तो डेबिट साइड पे आपके पास क्या होगा, इसका बैलेंस होगा अक्रूड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये एक्सपेंस कौन सा होगा, ये आपके पास अक्रूड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर होंगे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे जब आपको इसका अकाउंट दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होती है कि आपने एक्सपेंस की जो पेमेंट है वो करनी है। तो जब आप एक्सपेंस पे करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं, जब आपने एक्सपेंसेस पे करने हैं, जर्नल एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड, आपने एक्सपेंसेस पे किए, और जर्नल एंट्री ड्यूरिंग द ईयर जो आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए उनके लिए आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, डेबिट आपका एक्सपेंस होगा, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, उसका आपने नेम लिखना है, क्योंकि एक्सपेंस जब भी इंकर होता है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं, जैसे भी पेमेंट कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। हम चूंकि एक्सपेंस का अकाउंट बना रहे हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट। इसका मतलब है कि जो भी हम पेमेंट करेंगे वो हम एक्सपेंसेस अकाउंट पे डेबिट साइड पे लिखेंगे, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने ड्यूरिंग द पीरियड जो भी एक्सपेंसेस पे किए हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये अकाउंट क्लोज कर देना है। फॉर एग्जांपल देखें, आपका एक एक्सपेंस था, आपने एडवांस में पे किया था लास्ट ईयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो था, आपने एडवांस पे किया हुआ था $1000।
ड्यूरिंग द ईयर आपने 10,000 और पे कर दिया, और ये जो 10,000 की पेमेंट हुई है इसमें 2,000 फॉलोइंग ईयर का है। 2,000 किसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। इसका मतलब है वो आपका एसेट है, क्लोजिंग एसेट। लाइबिलिटी कोई नहीं है, और ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ठीक है, तो आप उसको खाली छोड़ देंगे। अब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखें, टी अकाउंट जैसे हम बनाते हैं उनको क्लोज करते हैं, तो कैसे क्लोज करते हैं? उसके लिए क्या तरीका होता है कि हम जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर साइड कौन सी बड़ी है? डेबिट साइड इज ग्रेटर 11,000 से, उसमें से इसको माइनस कर देंगे जो एक पेमेंट हमारे पास क्रेडिट साइड पे है, तो रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम कहते हैं कि दैट इज द एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो ठीक है, 9,000। ये क्या है? ये आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा, और ये आपके पास जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। ये कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। आपने पेमेंट पिछले साल जो की थी एडवांस, इस साल के लिए 1,000, इस साल 10,000 दे दी, लेकिन जो इस साल की पेमेंट आपने एडवांस दी है उसमें 2,000 अगले साल का है। तो टोटल इस साल का एक्सपेंस जो आपका बचा है, बैलेंसिंग फिगर, वो बचा है कितना? 9,000। दिस इज एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है। इस साल का एक्सपेंस कितना है? 9,000। तो 9,000 को आप क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। 9,000 क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? समटाइम वो पूछ लेता है कि आप बताएं कि आपके एक्सपेंसेस हैं तो उनको आपने क्या ट्रीटमेंट करनी है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो एक्सपेंसेस थे, उनके अक्रूवल्स भी आ गई, उनकी प्री पेमेंट्स भी आ गई, वो हमने लिख लिया। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है वो है इनकम, ठीक है। इनकम का अकाउंट इसके अपोजिट बनेगा। इनकम का अकाउंट क्या बनेगा? इसके अपोजिट बनेगा। जो हमारे पास इनकम होती है ना, इनकम इनकम भी हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती है। वो हमारे पास प्रीपेड इनकम हो सकती है, हमने एडवांस में इनकम ले ली, किसी से पैसे एडवांस में ले लिए कि हम काम बाद में करेंगे। जो आप प्रीपेड इनकम होते हैं इसमें क्या है? यू हैव रिसीव्ड एडवांस मनी, रिसीव्ड कैश इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग पीरियड, रिसीव्ड कैश इन एडवांस, ठीक है, सर्विस नहीं दी। तो जब आप एडवांस में ले लेते हैं कोई चीज़, तो वो आपकी क्या बन जाती है? लायबिलिटी, दैट बिकम्स योर लायबिलिटी। साल का एंड आ गया, आपको पता चला है कि आपने अगले साल के लिए एडवांस रेंट ले लिया है, ठीक है, एडवांस इंश्योरेंस ले लिया है, इंश्योरेंस कंपनी जैसे होती हैं, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगी? वो करंट लायबिलिटी हो जाएगी। उसके अगेंस्ट सर्विसेज जो होंगी वो अगले साल के मिड में दी जाएंगी, अगले साल के दौरान प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये है प्रीपेड इनकम। फिर हमारे पास आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड जो इनकम होती है वो ये शो करती है कि आपने अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं की। इनकम हैज नॉट येट रिसीव्ड, आपने सर्विसेज दे दी, इनकम नहीं ली। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपने सर्विसेज दे दी हैं, वो कहते हैं इस महीने सैलरी नहीं है, अगले महीने ले लें, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी जो इनकम है वो आपका क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। ये आपका क्या है? एसेट बन जाता है। तो ये आपका करंट एसेट है। तो आपने ऐसा नहीं कहना कि आपने जनाब काम किया और किसी ने इनकम नहीं दी, ठीक है, किसी ने पैसे नहीं दिए अभी देने, और आप उसे अपनी इनकम शो नहीं करते, तो आपके पास वो क्या है? आपका करंट एसेट है। जब इसका अकाउंट बनता है ना, तो फिर अकाउंट में आप अपोजिट बनाएंगे, जैसे हमने ऊपर बनाया है ना,
उसके ऑपोजिट बनेगा इनकम का अकाउंट। आपका कोई भी नेम हो सकता है इनकम का, जैसे रेंट रिसीव्ड हो सकता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। जब आप अकाउंट बनाएंगे, अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे है, इसका मतलब है ये एसेट है। तो एसेट कब होती है इनकम? जब आपकी अक्रूड इनकम हो। ये क्या हो? अक्रूड इनकम हो। आपने पिछले साल उनको क्या कर दी, सर्विसेज दे दी थी, लेकिन आपको उन्होंने पेमेंट नहीं की थी, वो एसेट हो गया आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विसेज दी थी, तो उसके अगेंस्ट जो आपने अमाउंट अभी रिसीव ही नहीं की थी, पिछला साल क्लोज हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था वो था, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो 10,000 की अमाउंट थी। अच्छा, आपके पास ना अगर इनकम है ना, इनकम में उसने ये बता दिया कि इनकम जो है वो आपने क्या कर लिया, लास्ट ईयर एडवांस में ले ली थी, तो वो आपकी क्या होगी, लायबिलिटी। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कब होगा? ये तब होगा व्हेन यू हैव रिसीव्ड इनकम इन एडवांस। तो ये प्रीपेड इनकम जो होती है वो लायबिलिटी होती है। तो इसको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जब आप अकाउंट बनाएंगे। सपोज वो कुछ भी नहीं थी। अच्छा, जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस आर जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। अगर आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड पे क्रेडिट कैरी डाउन, सॉरी, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास दिस इज योर अक्रूड इनकम। इस साल के एंड पे आपने कोई सर्विसेज दे दी हैं लेकिन इनकम नहीं ली, तो वो आपका एसेट है। फॉर एग्जांपल आपका काम उधार पे चलता है, तो आपने क्रेडिट पे जो चीज़ें दे दी हैं, क्रेडिट पे आपने जो सर्विसेज दे दी हैं, जैसे आपने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, उससे रेंट आता है, तो साल के एंड पे जो आपने रेंट रिसीव करना था वो फॉर एग्जांपल अभी भी आपका 5,000 रिसीवेबल है, ये एसेट हो गया। जो आपके पास आता है ना यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन, अगर आपने बैलेंस कैरिड डाउन इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। कब आएगा? इफ यू हैव रिसीव्ड प्रीपेड इनकम, आपने इनकम अगले साल की भी रिसीव कर ली, दैट वुड बी योर लायबिलिटी, दैट वुड बी योर लायबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि आप इस अकाउंट को जब क्लोज करते हैं उससे पहले आपने इनकम को भी लिखना होता है। जो इनकम रिसीव्ड होती है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इनकम रिसीव्ड की। जो इनकम रिसीव्ड होती है उसकी एंट्री ये होती है, डेबिट कैश और बैंक, ये डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, इनकम, जो आपकी इनकम होगी वो क्रेडिट। आप नेम लिख दें इनकम का, रेंट है, आपकी इंश्योरेंस है, कमीशन है, क्या है। फॉर एग्जांपल आपने जो इनकम रिसीव की है वो है आपकी 50,000 की, कैश जो रिसीव की है, ठीक है। अब देखें, वी आर प्रिपेयरिंग इनकम टी अकाउंट, तो इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 50,000 से। हमने क्रेडिट साइड पे अकाउंट में 50,000 लिख दिया। अच्छा, डेबिट में हम क्या लिख रहे हैं, कैश और बैंक, जो डेबिट रेफरेंस है। दिस इज इनकम रिसीव्ड, जो आपने इनकम कैश में रिसीव की है। फिर आप क्या करेंगे, इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अकाउंट को जब आप क्लोज करेंगे, देखें 50,000 क्रेडिट साइड पे है, 5,000 भी क्रेडिट साइड पे, टोटल बिकम्स 55,000, ठीक है। और 55,000 ये आप टोटल में दोनों साइड पे लिखेंगे, उसमें से आपने 10,000 जो डेबिट साइड पे अमाउंट है वो आप माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 45,000 का। ये जो बैलेंसिंग फिगर 45,000 का आ रहा है, दिस विल बी ट्रीटेड टू इनकम स्टेटमेंट। ये क्या है, कहाँ जाएगा, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, दिस विल बी द इनकम फॉर द पीरियड। ये क्या है, इनकम फॉर द पीरियड।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनकम फॉर द पीरियड। अब यहाँ पर देखें, आपसे जो क्वेश्चन नॉर्मली आता है ना, वो क्वेश्चन ये वाला आता है कि आप बताएं कि इनकम फॉर द पीरियड कितनी है, डाटा दिया होता है, ठीक है। और या आपसे वो पूछता है कि आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, ये चीज पूछी जाती है। ठीक हो गया। इसकी एडजस्टमेंट्स भी होती हैं इनकम स्टेटमेंट में। एडजस्टमेंट क्या होंगी वो देख लें इनकम स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये समरी है, ट्रीटमेंट ऑफ अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, ठीक है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनको एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट आ जाती है, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती है। इनकम स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। अब उसमें देखें, सबसे पहले हम एक्सपेंसेस को ट्रीट कर लेते हैं। एक्सपेंसेस में हमारे पास देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड एक्सपेंस। हमने पढ़ा है कि आप हमारे पास जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, वो एडवांस में आपने पेमेंट की होती है, वो आपका क्या होता है, एसेट होता है। वो आपका क्या है, एसेट है इस साल के लिए। जब हम इनकम स्टेटमेंट में उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हम इसके लिए ट्रीटमेंट जब करते हैं तो क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंस इस साल का नहीं है, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट वो ये बताता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बताता है कि रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस whether they are in cash और ऑन क्रेडिट। आपकी कैश पे ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट पे, आपने उनको रिकॉर्ड करना है, पहली चीज। फिर हमारे पास आ जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आज डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ना, जब हम बैड डेट्स का एमसीक्यूज कर रहे थे, ठीक है। उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपने क्या करना है, मैच एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड against income of the same period। इसका मतलब यह है कि आपने अगले साल का कोई एक्सपेंस नहीं लिखना, ना ही पिछले साल का एक्सपेंस लिखना है। अगले साल की कोई इनकम नहीं लिखनी करंट इनकम स्टेटमेंट में, और ना ही पिछले साल की कोई इनकम आपने लिखनी है, ठीक है। आपने सिर्फ करंट ईयर को फोकस करना है। तो इसमें देखें, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो क्योंकि आपने एडवांस में पे कर दिए हैं तो वो करंट ईयर के एक्सपेंस तो ना हुए। तो आपको जो एडजस्टमेंट दी होती है उसमें से आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। माइनस का साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब है डिडक्ट। कहां से, फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस, ठीक है, इन इनकम स्टेटमेंट।
इनकम स्टेटमेंट में रेलिवेंट एक्सपेंसेस में से उसको माइनस कर दें। एक्सपेंसेस कहाँ लिखे होते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। और आप क्या करेंगे उसमें से उसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक्सपेंस एडवांस दे दिया, वो अगले साल का, दैट एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर। ठीक है, इसलिए आप उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, माइनस कर देंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है कि वो आपका एज अ करंट एसेट चला जाता है। वो क्या आ जाता है? एज अ करंट एसेट। जहां अपने करंट एसेट्स पहले लिखते रहे, वहां प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एडवांस में जो पे किए होते हैं वो आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि इस साल के एक्सपेंस हैं लेकिन पेमेंट नहीं हुई। वो आपको बताता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 10,000 के एक्सपेंसेस हैं जो पे नहीं हुए हैं इस साल के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस का साइन लगा रहा हूँ, ऐड, ऐड टू रेलिवेंट एक्सपेंस। तो जो आपका रेलिवेंट एक्सपेंस होगा उसमें आपने ऐड कर देने। फॉर एग्जांपल आपकी इंश्योरेंस थी, पे करनी थी इस साल की, आपने पे नहीं किया, आपके पास कैश फ्लोज नहीं थे, कैश नहीं था, आपने कहा नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड आप क्या करेंगे? जितनी वो पेमेंट रही थी उसको इनकम स्टेटमेंट में जाके इंश्योरेंस की जो वैल्यू गिवन होगी उसमें एड अप कर देंगे, और जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसे एज अ करंट लाइबिलिटी शो कर देंगे कि हमने विद इन नेक्स्ट ईयर इसको पे करना है इंश्योरेंस को। या कोई और एक्सपेंस भी हो सकता है, यूटिलिटी बिल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो थर्ड है उसने कहा है सेकंड वन है इनकम। जो इनकम है वो हमारे पास दो तरह की है, प्रीपेड इनकम है और अक्रूड इनकम है। जो प्रीपेड इनकम होती है उसका मतलब ये होता है कि आपने अगले साल के को काम करना है नेक्स्ट ईयर में, फॉलोइंग ईयर में, लेकिन उसकी पेमेंट आपने एडवांस में अभी से रिसीव कर ली है। पेमेंट क्या किया आपने? एडवांस में रिसीव कर ली है। जब आप पेमेंट एडवांस में रिसीव कर लेते हैं इसका मतलब है दैट इज योर लायबिलिटी। तो आपका क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, इसको क्या करेंगे? डिडक्ट फ्रॉम रेलिवेंट इनकम। जो रेलिवेंट इनकम होगी उसमें से उसको क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ करंट लायबिलिटी उसको लिख देंगे कि हमारे पास एक करंट लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। जो अक्रूड इनकम है ये आपकी इस साल की इनकम थी, अभी कैश नहीं रिसीव हुआ, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि कैश नहीं रिसीव हुआ फिर भी आप उसको इनकम में लिखें। तो आप उसे क्या करेंगे? ऐड टू रेलिवेंट इनकम, उसको रेलिवेंट इनकम में ऐड कर देंगे और उसको आप करंट एसेट ट्रीट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक हो गया? यहां तक जो है ये हमने अभी अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की हैं। ठीक है, अच्छा, जहां यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ठीक है, फिर हम इसके बाद जो है वो वर्कशीट एक है वो करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैंने अटैच किया था यहाँ क्वेश्चन, ये देखें। अब इसमें देखें, उसने कहा है कि हमारे पास द फाइनेंशियल ईयर ऑफ टी गिनीज एंडेड एट 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर को। शो द लेजर अकाउंट्स, मतलब टी अकाउंट्स आपने प्रिपेयर करने फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूडिंग द बैलेंस ट्रांसफर टू द नेसेसरी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नेसेसरी पार्ट का मतलब ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट में कहाँ जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ ट्रीटमेंट होगी, आपने वो बताना है। एंड बैलेंसेस कैरिड डाउन, और आपने बैलेंसेस कैरिड डाउन भी निकालने हैं। ठीक है, हो गया। अब उसमें देखें हमारे पास सबसे पहले उसने कहा मोटर एक्सपेंस। मोटर एक्सपेंस है, उसने कहा कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मोटर एक्सपेंस का अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड।
मोटर एक्सपेंसेस में सबसे पहली चीज दी हुई है, उसने कहा पेड इन 2006 890, कितनी पेमेंट की है 890 की। तो जब एक्सपेंसेस पे होते हैं तो क्या एंट्री होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे ये अमाउंट आ जाएगी कि आपने कैश कितनी पे की है, अमाउंट पेड कितनी की है, दैट इज 819। उसके बाद उसने कहा ओइंग, ओइंग का मतलब है कि आप ये पेबल है, पेमेंट नहीं हुई। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस पेबल कब है, एट 31 दिसंबर 2006, 2006 की क्लोजिंग डेट को। तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर हमारे पास आ जाता है लायबिलिटी, तो हमारे पास वो बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड पे आएगा अकाउंट में, टी अकाउंट में। ये हमारे पास आता है 94 का। अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा डाटा नहीं गिवन, हम इसको क्लोज कर लेंगे। आप क्लोज करेंगे तो हमारे पास देखें डेबिट साइड कितने से हमारी डेबिट साइड हो रही है, आपकी एक अमाउंट है 819 की और दूसरी सेकंड अमाउंट है 94 की। तो टोटल ये हमारे पास कितना आता है 900 एंड आपके पास ये आ जाएगा 13। ठीक है, कैलकुलेशन करें जरा इसकी कितनी कैलकुलेशन आती है। 819 प्लस उसमें आपके पास आ गया 94 ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 913। ठीक है, 913 ये आपकी अमाउंट आ गई। क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे है, तो इसका मतलब है जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ आ जाएगा और ये आपका क्या है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये एक्सपेंस फॉर द ईयर है। इनकम स्टेटमेंट में आपके पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी 913 एज एन एक्सपेंस, और आपके पास ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज करंट लायबिलिटी जाएगा। ये आपकी करंट लायबिलिटी है कि आपने मोटर एक्सपेंसेस इंकर किए बट यू डिड नॉट पे। ठीक है, आपने पेमेंट नहीं की। तो ये जो हमारे पास फिगर है ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस जाएगी। ठीक हो गया। ये वो पूछ रहा है कि आपने ये कहाँ फिगर लेके जाने, कैसे करने। सिमिलरली आप बी को देखें तो बी में आप देखें कि हमारे पास उसने कहा है कि आपके पास जो है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंस है, इंश्योरेंस इज एक्सपेंस। आपने इंश्योरेंस का अकाउंट बनाया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है उसमें देखें हमारे पास जो पेड इन 2006 है, 2006 में आपने क्या पेमेंट की है। तो जब एक्सपेंसेस इंश्योरेंस पे हुई होगी, क्या जर्नल एंट्री होती है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट या कैश अकाउंट क्रेडिट। तो जो आपने इंश्योरेंस पे की है वो आपके डेबिट साइड पे आ जाएगी इस अकाउंट में। कितनी अमाउंट है उसकी इंश्योरेंस की, जो आपने कैश पे की है वो है आपकी 840 की। ठीक है, उसके बाद उसने कहा प्रीपेड एज एट 31 दिसंबर 2006। तो प्रीपेड जो हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं वो उन क्रेडिट साइड पे आ रहे होते हैं हमारे पास। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, वो हैं 68 के। इसके अलावा कोई बैलेंस नहीं है, इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, 840 टोटल में आ जाएगा, 840 टोटल में इधर आ जाएगा। 840 में से आपने क्या करना है, 68 जो है वो माइनस कर देना है। 68 माइनस करेंगे तो बाकी आपका 772 आ जाएगा। 772 विल बी ट्रीटेड टू एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। तो ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस जाएगा। ठीक है, और आपके पास ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपके यहाँ पर आया, ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा एज करंट एसेट। ठीक है, कि आपने एडवांस पे कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब देखें उसके बाद हम सी को देख लेते हैं, स्टेशनरी। स्टेशनरी भी एक एक्सपेंस है, स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस।
इसका अकाउंट बना लेते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंस जो है उसमें देखें, सबसे पहले उसने कहा पेड ड्यूरिंग द ईयर 2006। आपने जो कैश पे किया वो डेबिट साइड पे आ जाएगी, कैश पेड। वो कितनी अमाउंट आपने पे की है, 370 यू पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्टेशनरी। ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपके पास ओइंग एट 31 दिसंबर 2005, पिछले साल 31 दिसंबर जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर था, 31 दिसंबर को आपने ये स्टेशनरी के पैसे नहीं पे किए थे। इट मीन्स दैट इज योर लाइबिलिटी, दैट वाज योर लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। तो इस साल के स्टार्ट में भी तो आपकी लाइबिलिटी होगी, जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वही ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर हो जाता है। तो आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन जो आएगा वो स्टेशनरी में वो क्रेडिट साइड पे आएगा, बिकॉज इट वाज अ लाइबिलिटी ऑफ 110। ठीक है। उसने फिर कहा, कहता ओइंग एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2006, 31 दिसंबर 2006 को भी ये ओइंग है, तो ये आप जो अकाउंट बनाएंगे उसमें ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। कितनी अमाउंट से डेबिट साइड पे आएगा, अमाउंट हमारे पास आ रही है 245 से, ये आपकी लाइबिलिटी है। इसके अलावा कोई फिगर्स नहीं गिवन, आप इसको क्लोज कर लेंगे। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, 370 प्लस 245। ठीक है। ये आपके पास आता है 615। दिस इज 615 माइनस इसमें से 110, उसमें से माइनस कर लेंगे जो हमारे पास क्रेडिट साइड पे बैलेंस है, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा 505 का। दिस वुड गो टू द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस ऑफ द स्टेशनरी। ठीक है। आपके पास ये वाला बैलेंस जो होगा ये इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस जाएगा। ठीक है। और जो आपके पास ये बैलेंस कैरीड ऑन है, ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी जाएगा। ठीक है। करंट लाइबिलिटी आप इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है। इज दैट क्लियर? होप सो कि ये आपको समझ आ गई होनी। अब आपने क्या करना है, ये तो एक आपको क्वेश्चन है, ये भी मैं वर्कशीट वगैरह अपलोड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में। आपने ये करना है कि आपने जो क्वेश्चन 1 की बाकी रह गए ये आपने करना है, और इसी तरह आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है इसको भी आपने करना है। ये आप जब कैलकुलेशंस करेंगे जहाँ मसला होगा वहाँ आपने मुझसे पूछ लेना है। तब तक के लिए, कल तक के लिए इंशाल्लाह कल हम इसी टॉपिक के साथ प्रोसीड करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद हम नया टॉपिक करेंगे। ठीक है। तो आपसे, आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू जनसलीम फॉर आंसरिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।